हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले खबर निकल के आ रही मेरठ के गाजियाबाद से 2 घंटे तक 2 बहनें से सरेराह होती रही छेड़छाड़। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही अगली खबर में देखेंगे बीजेपी और जेडीयू में डील फाइनल हो चुकी है। किस फॉर्मूले पर दोनों के बीच डील हुई, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे नेहा कक्कड़ की शादी की खबरों पर क्या नया बयान आया। और अगली खबर में देखेंगे पाकिस्तानी सेना की आलोचना करने पर पाकिस्तान के पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक पर जो है देशद्रोह का आरोप लग चुका है। अगली खबर में देखेंगे हाथरस केस में पीड़िता की रात में अगर अंत्येष्टि यानी कि ना जलाते तो सुबह भारी जो है हिंसा भड़क सकती थी, ऐसा विवादित बयान दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे दिल्ली में हाथरस जा रहे थे केरल के पत्रकार समेत 4 अरेस्ट हो गए। पुलिस का आरोप कि पीएफआई के मेंबर है आरोपी। जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से करके इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे रेलवे से जुड़ी तमाम खबरें, स्पेशल ट्रेनों के बारे में, और अंत में हम आपको बताएंगे कोरोना वायरस से संबंधित तमाम खबरें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट। जहाँ दोस्तों हाथरस केस को लेकर लगातार जो है बयान बीजेपी की तरफ से बदलते जा रहे हैं, और इसी बीच बीजेपी को जो है चारों तरफ से यानी विपक्ष पार्टियों ने और साथ ही पत्रकारों ने भी घेर रखा है। क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में जहां पर राम राज्य का जो है लोग आह्वान देते हैं, वहां पर इस प्रकार की घटना हुई, और जिसके बाद बीजेपी ने जो है रातों रात उस लड़की की शव को जला दिया, जिसके बाद अब उसे डिफेंड करने में लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हाथरस केस के सीबीआई जांच की मांग पर जोर दे रही है। उसने सुप्रीम कोर्ट से मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने का आगाह किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो सीबीआई जांच की निगरानी भी करे, और साथ ही उन्होंने कहा हर कोई जानना चाहता है कि आखिर यूपी पुलिस ने हाथरस कांड की पीड़िता का शव रातों रात जलाने की जरूरत क्यों महसूस की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सभी यह सवाल किया तो उसने सर्वोच्च अदालत से कहा ऐसी खुफिया सूचना मिली थी कि अगर शव का अंतिम संस्कार करने के लिए सुबह का इंतजार किया जाता तो बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क सकती थी। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया हलफनामा। योगी सरकार ने हाथरस केस में हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच करने के निर्देश की मांग की। उसने इस मामले में अब तक हुई जांच का विस्तृत ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट को सौंपा और दावा किया कि कुछ निहित स्वार्थ वाले ताकतें निष्पक्ष न्याय के रास्ते में रोड़ा अटका रही हैं। यूपी सरकार की मांग सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई करे जांच। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार को जो है निशानों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं न कहीं इसमें लिप्त नजर आती है। क्योंकि पीड़िता के शव को रात रात जलाना और उसके बाद उसे हिंसा से जोड़ देना, ये अपने आप में जो है एक असमंजस की बात है। लगातार इसको लेकर आज तक के न्यूज चैनल पे भी एंकर्स ने भी काफी जो है बीजेपी के प्रवक्ताओं को झाड़ा और कहा कि किस प्रकार अगर आपकी सरकार जो है हिंसा को कंट्रोल नहीं कर सकती तो आप सभी को यानी कि उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर उनको एक बच्ची की पीड़िता की जो है शव जलाने के बाद उनको ये आशंका लगे कि हिंसा भड़क सकती है। इन तमाम चीजों को लेकर जो है बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा को भी काफी घेरा गया और उनसे जो है जवाब मांगा गया, लेकिन सभी लोग जो है अभी फिलहाल चुप है। ध्यान रहे कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को नोटिस मिलने का इंतजार किए बिना ही अपनी तरफ से एफिडेविट फाइल कर दिया। उसने कहा कि हाथरस कांड के बहाने राज्य सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया, टीवी और प्रिंट मीडिया पर आक्रामक अभियान चलाए गए। उसने कहा कि चूंकि यह मामला पूरे देश में आकर्षण के केंद्र में आ गया है, इसलिए अब इसकी केंद्रीय एजेंसी से जांच होनी चाहिए। उसने सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की निगरानी करने का भी आग्रह किया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है ताकि निहित स्वास्थ्य की ओर फैलाए जा रहे झूठ और प्रपंच से पर्दा उठ सके। कोर्ट आज इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई करने जा रही। इससे पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी एचसी अवस्थी ने हमारे सहयोगी के साथ बताया कि उन्होंने कि रातों रात ऐसा माहौल बन गया था कि शव को चुप गुपचुप तरीके से जलाने को मजबूर होना पड़ा। चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली में हाथरस जा रहे केरल के पत्रकार समेत 4 अरेस्ट हो गए। जी हां, बात करें हाथरस केस को लेकर लगातार लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आई कि दिल्ली में हाथरस जा रहे केरल के पत्रकार समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का आरोप है कि पीएफआई के मेंबर है आरोपी, हिंसा भड़काने की साजिश में शामिल। यूपी सरकार के खिलाफ छवि खराब करने और जाति हिंसा की साजिश में यूपी में कई मुकदमे जो है दर्ज है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में दलित समुदाय की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी मौत के बाद तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच पुलिस ने जिले के चंदपा थाने में जाति आधारित संघर्ष की साजिश और सरकार की छवि बिगाड़ने के प्रयास और माहौल बिगाड़ने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिक यानी एफआईआर दर्ज की। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक केरल का पत्रकार भी शामिल है। प्रदेश भर में इस संबंध में कुल 21 मुकदमे दर्ज किए गए। दिल्ली में हाथरस जा रहे संगठन से जुड़े 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें केरल के एक पत्रकार भी शामिल है। पत्रकार को पीएफआई से जो है जुड़ा बताया गया। वहीं केरल के यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने सादी कंपन नाम के गिरफ्तार पत्रकार को छोड़ने के लिए सीएम योगी को पत्र लिखा। यूनियन ने कहा कि कंपन हाथरस में मौजूदा हालात की रिपोर्टिंग के लिए गए थे। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार जो है लगातार पत्रकारों को और आम जनता को जो है हाथरस आने से पूरी तरह से रोक रही है, और इसी बीच जो है आपने देखा किस प्रकार के जो है माहौल बनते गए। चलते अगली खबर की तरफ। जी दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, पाकिस्तानी सेना की आलोचना करना पड़ा भारी। पीओके के प्रधानमंत्री के खिलाफ लगा राजद्रोह का आरोप। बात करें पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक को पाकिस्तानी सेना की आलोचना करना पड़ा भारी। पाकिस्तान सरकार के पीओके के कथित प्रधानमंत्री के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। उन पर नवाज शरीफ के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गतिविधियां चलाने का आरोप लगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के प्रधानमंत्री
राजा फारूक को पाकिस्तानी सेना की आलोचना करना पड़ा भारी। पाकिस्तानी सरकार ने पीओके के कथित प्रधानमंत्री राजा फारूक के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। उन पर पाकिस्तान के पूर्व सीएम पीएम नवाज शरीफ के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गतिविधियां चलाने का आरोप लगाया गया। इमरान सरकार ने इस करतूत की विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की। इधर इमरान ने दावा किया कि उन्होंने एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इससे पहले पाकिस्तानी सेना की पोल खोल रहे नवाज शरीफ के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक नवाज शरीफ के खिलाफ लाहौर में यह मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईआर में कहा गया कि नवाज शरीफ ने लंदन में भड़काऊ भाषण देकर पाकिस्तान के प्रतिष्ठित संस्थानों के खिलाफ साजिश रची और लगातार उनके ऊपर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही बिहार चुनाव को लेकर। बिहार चुनाव को लेकर जो नई राजनीति सामने निकल के आ रही है, दोनों ही दलों के बीच काफी ज्यादा मनमुटाव देखने को मिला और महागठबंधन टूटने की कगार पर आ चुका। बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी बात। जेडीयू 122 और बीजेपी 122 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। हम सेक्युलर को जीडीपी और वीआईपी को बीजेपी अपने हिस्से से देगी वोट। एलजेपी से गठबंधन को लेकर अब कोई बात नहीं होगी। दिल्ली से पटना तक माथापच्ची के बाद बीजेपी और जेडीयू में बात बन गई। सीटें शेयरिंग फाइनल होने के बाद बीजेपी के सभी दिग्गज नेता पटना पहुंच गए। मंगलवार को दोनों दल के दिग्गज नेता साथ आकर सीटों की घोषणा करेंगे। बताया जा रहा है कि दोनों दलें 50-50 फार्मूले पर बात बनी है। जेडीयू 122 पर और बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कयास लगाया जा रहा है कि दोनों अब औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कर देंगे। वहीं चिराग पासवान के एनडीए से अलग होने के बाद तेजी से बिहार में राजनीतिक परिस्थिति बदलती जा रही है। जानकारी के अनुसार हाल ही में महागठबंधन से अलग हुए मुकेश साहनी की एंट्री एनडीए में हो सकती है। मुकेश साहनी को बीजेपी अपने हिस्से से सीट देगी। मुकेश साहनी मुंबई में बिजनेस करते हैं। बिहार में उनकी विकासशाली इंसान पार्टी है। वह इसके जरिए निषाद और मल्लाहों की राजनीति करते हैं। साहनी दावा करते हैं कि बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति है उनके साथ है। उनकी जिनकी राज की गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और नदी क्षेत्रों में उनकी पकड़ मजबूत है। इसके साथ ही एनडीए में एक और छोटी सी पार्टी की एंट्री हुई। इस पार्टी में मुखिया पूर्व सीएम जीतन राम मांझी हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा की जेडीयू ने अपने हिस्से की 7 सीटें दी हैं। जीतन राम मांझी ने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी। मांझी खुद महादलित समुदाय से आते हैं। बिहार में मुसहर जाति की आबादी सबसे ज्यादा गया, पूर्णिमा, कटिहार और अरिया में है। तो लगातार बिहार में जाति विशेष राजनीति चली जा रही है। इसी को लेकर देश में अलग अलग तरह से न्यूज सामने आ रही है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही बॉलीवुड से। बॉलीवुड में ड्रग्स के मामले को तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसी बीच हाथरस से केस आने के बाद अब बॉलीवुड के ड्रग्स के मामले थे उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लगातार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो तमाम जगहों पर काफी मुद्दा उठाया गया कि जो गोदी मीडिया है वो लगातार उन खबरों को दिखाती है जिनकी जरूरत जनता को नहीं है, लेकिन उन चीजों को नहीं दिखाती जिनकी जनता को सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए अब सोशल मीडिया पर ज्यादा लोग एक्टिव रहने लगे और इसी की वजह से जो टीआरपी होती है टीवी की वो अब कम होने लगी और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने न्यूज को कवर कर ले रहे हैं। तो दोस्तों अंतिम खबर की तरफ बात करें तो लोकल ट्रेनें 15 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। आदित्य ठाकरे कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार इस बात को बहुत चिंतित कर रही है कि जल्द से जल्द लोकल ट्रेनों को शुरू किया जाए, लेकिन ये जवाबदारी आम जनता को लेनी होगी कि उन्हें को पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, अपने परिवार का और अपना खुद का ख्याल रखना होगा। उसके बाद नियमों का पालन करेगा उन्हीं को सफर करने का मौका दिया जाएगा। तो 15 अक्टूबर से आप सभी के लिए लोकल ट्रेनें खुल जाएंगी।